शादी की पहली रात अम्मा ने कहा, तुम्हारा दूल्हा काफी उम्र का मर्द है, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि बड़ी उम्र के मर्द से मेरा क्या फायदा होगा। जब मैं छोटी थी मुझे समझ न आई, लेकिन उस वक्त मेरी जान ही निकल गई जब शौहर ने कमरे में आते साथ ही मुझे 20 बार मुझे बिस्तर पर बैठे बैठे आधा घंटा होने को आया था, लेकिन मेरा शौहर इमरान अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी। मैं सर से पांव तक उसके लिए सजी हुई थी। शादी से एक रात पहले जब मेरी माँ ने मुझे शौहर के बड़ी उम्र के होने का फायदा बताया तो मैं समझी थी कि शायद मेरी माँ भी दूसरों की तरह ही मुझे तंग करने के लिए ऐसी बात कर रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। और शादी की पहली रात थी। मैं बेड पर अपना जोड़ा फैलाए सर झुकाए बैठी हुई थी कि अचानक बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। मैं चौंक गई। अब मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नई जगह थी कि थोड़ी ही देर में फिर से बेड के नीचे से वैसी ही अजीब आवाज आई और अब की बार मैं उछल गई। मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत करके बेड से नीचे उतरी और जब मैंने नीचे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी माँ और बड़ी बहन ने वाकई सच कहा था कि मेरा शौहर तो वाकई मुझे फायदा देने वाला था। अक्सर ये बात मेरी ताई भी कहा करती थी कि शादी बड़ी उम्र के मर्द से करनी चाहिए, और मुझे आज ये बात समझ आई थी जब मैं खुद दुल्हन बनी बैठी थी। और मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था। बेड के नीचे झांकते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं तो अपने दूल्हे की मुंतजिर थी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही मैं अपना जोड़ा संभाल कर वापिस धड़कते दिल के साथ बेड पर बैठ गई। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। जिसे मेरी माँ ने फायदा बताया था वो मेरे नजदीक बिल्कुल भी फायदा नहीं था। न जाने क्यों ये देखकर मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं महसूस हुआ था, बल्कि मुझे तो जैसे आग सी लग गई थी। मुझे एहसास हुआ था कि मेरी शौहर तो पहले से ही किसी और के साथ, ऐसे में वो क्या मुझसे खाक मोहब्बत करेगा। मैं दिल में जितने अरमान लिए इस कमरे में आई थी अब वो सब जैसे खाक हो चुके थे और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। फिर 1 घंटे के बाद मेरा शौहर इमरान कमरे में आया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं फितरी तौर पर शर्मा रही थी। मेरा वजूद हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर तो मेरे करीब आया ही नहीं है, बल्कि वो तो आते ही बेड के नीचे झुक गया है। और मुझे यकीन हो गया कि मेरी सोच बिल्कुल सही थी। यकीनन मैंने बड़ा नुकसान उठाया था और जो बात मेरी माँ को फायदा लगी थी वो मेरे लिए कम अज कम फायदा नहीं थी। मेरे दिल में शादी की पहली रात ही अपने शौहर के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। शायद मुझे उससे नफरत हो गई थी या फिर मैं उसे बांट नहीं सकती थी, इसलिए मेरे अंदर एक बेचैनी जन्म ले चुकी थी। शादी के अगले दिन जब मैं रस्म के मुताबिक अपने घर आई तो मेरी बहनों ने मुझे दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। वो सब भी मुझसे कोई ना कोई सवाल कर रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। मेरा किसी को कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। मेरी बहनें समझी कि मैं शायद थक गई हूँ। उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा तो मैं फौरन अपने पुराने कमरे में चली आई और तकिए पर लेटकर आंसू बहाती रही। मेरे दिल में एक अजीब सी आग लग चुकी थी कि जिसकी वजह से अब मेरा पूरा वजूद चल रहा था। थोड़ी देर में मैं बुखार में तपने लगी। शाम को जब मेरे शौहर इमरान मुझे लेने आया तो उसने जब देखा कि मुझे बुखार हो गया है तो उसने ये कहकर मुझे मेरी माँ के घर ही छोड़ दिया कि मैं आराम कर लूं और मुझे अपने साथ वापस नहीं लेकर गया। इमरान की इस बेरुखी पर मैं मजीद जल गई। ये कैसा शौहर था जिसने शादी के अगले दिन ही मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया था, जबकि मेरी बहनों के शौहर तो एक दिन भी इन्हें माँ के घर नहीं छोड़ते थे। लेकिन मेरे शौहर ने तो मुझे पहले ही दिन माँ के घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो पहले ही से किसी और ने जगह ले रखी थी, तो उसे मेरी शायद कोई जरूरत भी नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपने शौहर के साथ वापस नहीं जाऊंगी। शायद बुखार में तपते हुए मैं रोते रोते फिर से सो गई थी। जब मैं उठी तो रात के खाने का वक्त हो चुका था और सभी लोग खाना खा रहे थे। मुझे देखते ही अब्बा बोले, आज बेटी खाना खा लो। मेरा मुंह तक कड़वा हो चुका था। मैंने मना कर दिया तो अब्बा देखते हुए बोले कि बहुत खुश नसीब हो मेरी बेटी जिसे इतना अच्छा शौहर मिला, वरना कहाँ मिलते हैं ऐसे अच्छे साथी। तेरी तबीयत को देखते हुए तुझे हमारे पास ही छोड़ गया। उससे लगा कि तू शायद हमारी जुदाई में बीमार हो गई है। अब्बा के लहजे में सुकून था, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उन्होंने मेरे लिए सही आदमी का इंतखाब किया है। मैं जो इन्हें ये बताने आई थी कि मैं वापस अपने शौहर के घर नहीं जाऊंगी। इनके चेहरे का इत्मीनान देखकर मेरी ज़बान ने मेरी सोचों का साथ नहीं दिया। मेरे अब्बा ने बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर मेरी शादी की थी। हम एक के बाद एक 5 बहनें थी और अब्बा अकेले कमाने वाले थे।
अब्बा ने कभी बेटे के ना होने पर अम्मा को कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा हम बहनों के लिए अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि इनसे इनका सुकून छीन लेती। मैं वापस कमरे में आ गई थी। मुझे अपने शौहर के घर वापस जाना था और किसी भी तरह गुजारा करना था। क्या हुआ था अगर मेरे शौहर मेरी बजाय अपनी सगी बहन के साथ? इससे ज्यादा मैं सोचना नहीं चाहती थी जितना मैं सोच रही थी। इतनी ही ज्यादा मेरे दिल में अपने शौहर के लिए बदगुमानी बढ़ती जा रही थी। मैंने खामोश रहने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह इमरान फिर आ गया था। वो किसी अच्छे बेटी की तरह मेरे माँ बाप को इज्जत दे रहा था। उसने मुझे देखते ही मेरी खैरियत दरियाफ्त की तो मैंने अब्बा की खातिर अब ठीक हूँ कह दिया, वरना मेरा अब वापस जाने का कोई दिल नहीं था। मैं जितने अरमान लेकर उसके घर गई थी, इससे ज्यादा टूटे हुए दिल के साथ वापस अपने घर आई थी। मैंने अपना सामान उठाया और वापसी के लिए निकलने लगी। मेरी बड़ी बहन ने मुझे रोका और कमरे में ले गई। मेरे चेहरे पर पाउडर और सुर्खी लगाने के साथ साथ वो मुझे समझा रही थी कि हर रिश्ते में समझौता करना पड़ता है, कुछ भी मुकम्मल नहीं होता, और अगर मैं शादी के शुरू में ही यूं बुझी बुझी रहूंगी और मायके की रट लगाऊंगी तो कभी इमरान के दिल में जगह नहीं बना सकूंगी। ना जाने वो मुझे ये सब क्यों समझा रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इन्हें चीख चीख कर बताऊं कि मेरे शौहर को मेरे बनाओ सिंगार में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा करते हुए बेड के नीचे अपनी सगी बहन के साथ। मैं सोच कर ही रह गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बड़ी बहन को यह सब बता सकूं। मैं इनकी बातों पर सिर्फ सर हिलाती रही और इमरान के साथ उसके घर वापस आ गई। एक दिन बाद हमारा वलीमा भी हो गया। इमरान के साथ मेरा रवैया बहुत ही रुखा था। मैं बस खामोश हो गई थी। मेरे दिल में उनके लिए वो जज्बात पैदा ही नहीं हो सके जो एक नई नवेली दुल्हन के दिल में होते हैं, और मेरी खामोशी को वो शायद मेरी तबीयत की खराबी समझ रहे थे, या फिर उन्हें शायद मेरी परवाह ही नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मेरी ननद आधे से ज्यादा वक्त मेरे कमरे में होती और मेरे शौहर ने कभी उसे जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि जब वो कमरे में होती तो मुझे लगता मेरा वजूद ही बेकार है। मेरे शौहर मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए उसके साथ मसरूफ होता। पहले कुछ दिन तो मैं सब कुछ देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐसे वक्त में जब मेरी ननद कमरे में आती कमरे से बाहर जाना शुरू कर दिया। इसके आते ही मैं घर के पीछे बनी गार्डन में चली जाती और घंटों वहीं बैठी अपनी नसीबों पर रोती रहती। मेरा शौहर जिस तरह अपनी बहन के साथ रहता मुझे देखकर अजीब सा लगता, लेकिन इस घर में कोई एक भी फर्द ऐसा ना था जो मेरी ननद को रोकता या मेरे शौहर को समझाता, बल्कि वो सभी जैसे अनजान बने हुए थे। कई दफा मैंने बातों बातों में अपनी सास को बताना चाहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो सब पहले से ही जानती थी, बल्कि अपनी आंखों से सब देखने के बावजूद भी आंधी बनी हुई थी। अब तो सारे ही घर के लोग मुझे जहर लगने लगे थे, और खासकर अपना शौहर इमरान। शादी को महीना गुजर गया था, लेकिन हम जहाँ भी जाते मेरी ननद साथ चिपक जाती। एक दो दफा मेरी सास ने इमरान को मना किया कि वो उसे ना ले जाए, लेकिन शायद इमरान का जीना मरना उसी के साथ था। इमरान बज़ाहिर मेरे हाथों में हाथ डालकर घूमता फिरता, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता कि जैसे उसका सारा ध्यान अपनी बहन की तरफ है, और वो मुझसे बात करते करते भी सारा वक्त अपनी बहन पर नजर जमाए रखते हैं। अब तो मैंने उसके साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। वो हर 2 दिन बाद कहता कि बाहर घूमने चलते हैं, और इस इसरार की वजह से भी मैं वाकिफ थी, और वो वजह बस एक ही थी, उसकी सगी बहन। जैसे ही इमरान दफ्तर से आता वो दरवाजे से ही उसके पीछे लग जाती। कभी उसको आइसक्रीम खानी होती तो कभी कुछ चाहिए होता। मुझे तो अब उन दोनों के बीच अपना आप ही बेकार लगता था, इसलिए मैं अब जाने से साफ मना करने लगी। शुरू के कुछ दिन तो इमरान ने मेरे मना करने पर अपने प्लान्स कैंसिल किए, लेकिन फिर जब उसने देखा कि मैं बार बार ही मना कर रही हूँ तो वो अकेले ही अपनी बहन के साथ जाने लगा, और जितनी देर वो दोनों साथ बाहर गए होते मैं चले पाँव बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ फिरती रहती। इमरान और मैं शादी से पहले एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, इसलिए इमरान यही समझते थे कि मुझे शायद बाहर जाना पसंद नहीं है। मेरे दिल में जलती आग और हसद के जज्बात से वो बिल्कुल ना वाकिफ थे। वो मुझे भी बहुत वक्त देते, लेकिन जितना वक्त भी वो मेरे साथ होते मेरा रवैया बहुत रूखा होता, और मेरे दिमाग में बस वो और मेरी ननद ही छाए रहते। मेरी ननद उस वक्त हमारे दरमियान ना होकर भी हमारे दरमियान ही होती। मेरी सोचों में बस वही बस गई थी। शायद ये नफरत की इंतहा थी जब वो इमरान की गैर मौजूदगी में हमारे कमरे में आती। मैं उसे मुस्तकिल डांटती रहती, किसी ना किसी बात पर उसे हरासा करती। वो मुझसे खौफ खाने लगी थी और मुझे मजा आने लगा था। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। वो अब मुझसे दूर दूर रहने लगी थी, लेकिन अब जब कि वो हमारे कमरे में नहीं
आती थी तो इमरान ने उसके कमरे में डेरे डाल लिए थे। वो दफ्तर से आते ही उसके कमरे में चले जाते और 2 घंटे से पहले वापस न आते। मेरा कोई भी प्लान काम नहीं आया था, बात वहीं की वहीं थी। हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे, लेकिन हालात जूं के तू थे। इनकी बहन आधी रात को भी कमरे का दरवाजा बजाने से बाज न आती और इमरान भी बहन के इश्क में दौड़े दौड़े जाते। उसे सुलाने की जिम्मेदारी भी इमरान की ही थी। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो इमरान की बहन नहीं बीवी है। मुझसे ज्यादा इमरान पर उसका हक था। मेरी बर्दाश्त अब जवाब देगी थी। आज रात जब मैं और इमरान एक दूसरे के करीब होने ही वाले थे, कमरे का दरवाजा बुरी तरह पीटा गया था और मैं अच्छे से जानती थी कि दरवाजे के उस पार कौन है। मैंने इमरान का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। आज मैं किसी कीमत पर अपने खूबसूरत लम्हात को जाया नहीं होने देना चाहती थी। इमरान ने मुझे प्यार से समझाया कि उनकी बहन को किसी चीज की जरूरत होगी, मगर मुझे तो जैसे गुस्सा ही चढ़ गया था। मैं पतली हाथी पर उतर आई थी। आपकी बहन ही है ना इमरान, बीवी तो नहीं है जो आप आधी रात को उसके बुलाने पर यूं भागे चले जाते हैं। घर में और भी लोग हैं, लेकिन वो बला बस मेरी ही खुशियों के पीछे पड़ गई है। गुस्से में मेरे महीनों के दिल में जली आग और जबान से उगल दिया और बदले में मेरे मुंह पर इमरान ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिसे खाकर मैं बेड पर बुरी तरह गिर गई थी। लेकिन ये थप्पड़ मेरी जुबान बंद नहीं कर सका था, बल्कि गुस्से में आकर मैं मजीद बकती चली गई थी। यहाँ तक कि इमरान कमरा छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनकर आधी रात को पूरा घर इकट्ठा हो गया था। सभी मामले की तह तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सभी मेरी निशानी पर थे। मैंने अपनी सास को भी नहीं बख्शा था। वो पिछले 7 माह से मेरा तमाशा देखने में मसरूफ थी और जब इमरान ने देखा कि मैं इनकी माँ के साथ भी बदतमीजी पर उतर आई हूँ तो वो गुस्से में मुझे तलाक देने लगे थे कि मेरी सास ने आगे बढ़कर उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। मैं अभी तक सख्ते में थी। मेरा शौहर अपनी बहन की खातिर मुझे तलाक देने वाला था। मेरी बहन ने कहा था, बड़ी उम्र का मर्द है, तुम्हें फायदा होगा, लेकिन यहाँ तो मैं पूरे तरीके से खसारे में रही थी। मेरी ननद मासूम बनी इमरान की बाजू के साथ चिपकी खड़ी थी और ऐसे रो रही थी जैसे उसका कोई कसूर ही नहीं था। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले आई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे लिए इमरान का रवैया अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मैं भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि वो मुझे वापस मेरे घर भेज दे। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि एक दफा तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए फिर बात करेंगे, और वो मुझे अपने कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई थी। पूरी रात जैसे मैंने अंगारों पर लौट कर गुजारी थी। सुबह होते ही इमरान मेरे कमरे में आए थे। इनकी आंखें बता रही थी कि वो रात भर रोए हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ये आंसू भी मेरे लिए हरगिज नहीं होंगे। मुझे उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। शादी की पहली रात ही जिस तरह मुझे अनदेखा करके बेड के नीचे बैठी अपनी सगी बहन के पास चले गए थे, मैं उसी रात ही अपनी हैसियत जान गई थी। अगर मुझे अपने अब्बा का ख्याल नहीं होता तो मैं उसी रात इमरान से अलहदा हो जाती। इमरान मेरे पास आकर बैठ गए थे। मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं इमरान से कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। हमारे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। रात को अपनी बहन के लिए मेरे मुंह पर थप्पड़ मार चुके थे और अपनी माँ की इज्जत के लिए वो मुझे तलाक देने वाले थे। इनकी जिंदगी में मेरा कोई मकाम ही नहीं था। इमरान ने आहिस्ता से मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और रात के अपने रवैये के लिए माफी मांगने लगे। शायद उनकी माँ ने रात भर उन्हें बातें सुनाई थी जो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बहुत टूटे हुए लहजे में मुझे बताने लगे कि जब उनकी बहन सिर्फ 7 साल की थी, जब वो घर की सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके गिरने की वजह ये थी कि इमरान ने लड़ाई करते हुए उसे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसके जहन का कुछ हिस्सा नकारा हो गया था और इसलिए उसके अंदर बचपना बाकी था। कहने को तो वो 20 साल की एक लड़की थी, लेकिन सहनी तौर पर वह अभी भी 7 साल की बच्ची ही थी। और क्योंकि इसकी इस हालत का जिम्मेदार इमरान खुद को समझते थे, इसलिए बचपन से ही अपनी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। उसे खाना खिलाना हो या सुलाना हो या फिर कहीं भी बाहर लेकर जाना हो तो इमरान उसके साथ साथ होते हैं। इमरान ने इस हादसे के बाद उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको ये बात जीने नहीं देती थी, क्योंकि इनकी बहन की हालत की जिम्मेदार वो है। जब हमारी शादी हुई तो वो बच्चों की तरह रोने लगी कि इमरान की दुल्हन बस वही बनेगी, और इसलिए वो हमारे बेड के नीचे आकर बैठ गई। जब इमरान कमरे में आए तो वो जानते थे कि इनकी लाडली बहन बेड के नीचे छुपी हुई है, इसलिए वो मेरे पास आने के बजाय सीधा अपनी बहन के पास गए जो बेड के नीचे रोते हुए छुपी हुई थी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसे बाहर निकाला और थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बातें करते रहे। जब उन्होंने अपनी बहन को समझा दिया तो वो उसे इसके कमरे में छोड़ आए। लेकिन उसी दिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि इनकी ये बहन मेरी खुशियों की दुश्मन है, जबकि इस बेचारी को तो अपना भी होश नहीं था। इमरान ने मुझे
بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے میرے رویے کو بہت زیادہ خشک پایا، تو وہ یہی سمجھے کہ شاید میں اسی مزاج کی لڑکی ہوں، یا یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں ان کی بہن سے حسد کا شکار ہو گئی ہوں۔ اور جب میں اپنے گھر گئی تو یہی سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر پر چھوڑ دیا کہ شاید میں اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائی ہوں، اور جس کو میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عمران کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا مقصد تو میری خوشی تھی۔ وہ میری وجہ سے اپنی بہن کو ایک قدم نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وقت کا زیادہ حصہ مجھے دیا، جبکہ وہ میرے آنے سے پہلے سارا وقت ہی اپنی بہن کو دیا کرتے تھے۔ ان کی بہن بچپن سے ہی عمران کے ساتھ اتنی اٹیچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اپنا کوئی کام نہیں کرواتی تھی، اس کا ہر کام صرف اور صرف عمران ہی کرتے تھے۔ ہم جب بھی کہیں باہر جاتے تو عمران کا سارا دھیان اپنی بہن کی طرف ہوتا، کیونکہ وہ اپنے بچپنے میں خود کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام کر جاتی تھی۔ میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ عمران کی بہن دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جب میں نے عمران اور اس کے درمیان کا رشتہ دیکھا تو میں ایک اندیکھی جلن کا شکار ہو گئی۔ مجھے یہی لگتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے اور عمران کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے۔ عمران نے مجھے بھی شادی کے بعد بہت دفعہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے ان کی چھوٹی بہن سے دوستی کرنی چاہیے اور اس کی دماغی حالت کو سمجھنا چاہیے، لیکن میری اپنی ہی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی، میں اسے کیا سمجھاتی۔ میں چاہتی تھی کہ شادی کے پہلے ہی دن سے میرا شوہر صرف اور صرف میرا ہو جائے۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے بھی رشتے ہیں جنہیں وہ میری خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بہن نے مجھے جو بات کہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مرد عمر میں بیوی سے بڑا ہو تو وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ گھر والوں میں اور بیوی میں توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہ بیوی سے بہت محبت بھی کرتا ہے اور بہت عزت بھی دیتا ہے۔ لیکن میں اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر کی ساری محبت اپنی بہن کے لیے تھی، جبکہ میں سراسر غلط تھی۔ وہ اگر 2 گھنٹے اسے دیتے تو باقی کا سارا وقت میرے ساتھ ہوتے، رات کو وہ اگر اسے سلانے جاتے بھی تو آدھے 1 گھنٹے میں ہی واپس میرے پاس آ بھی جاتے۔ لیکن میری نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اگر رات عمران کی ماں دخل اندازی نہیں کرتی تو آج میں طلاق یافتہ عورت ہوتی، جبکہ میں نے اپنی ساس کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ عمران نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں نے ہمیشہ عمران کو میرا خیال رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کے وجود کو تسلیم نہیں کر پاؤں گی، لیکن عمران کو ہمیشہ یہی لگا کہ مجھے ان کے بہن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، جبکہ سارا قصور تو میرا تھا۔ ان کی بہن تو ذہنی مریض تھی، لیکن میں تو ایک نارمل انسان تھی، پھر بھی بہن بھائی کی محبت کو نہ سمجھ سکی اور اپنے شوہر کی نظروں میں اپنا مقام گرا بیٹھی۔ میں عمران کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کتنی غلط تھی۔ نئے رشتوں کے بننے سے پرانے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، بلکہ نئے رشتوں کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی جگہ بنانے کے بجائے اپنے شوہر کے پرانے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں شاید مجھے طلاق ہو جاتی۔ اگر میری ساس اپنے بیٹے کو نہ روکتی تو آج میں اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہوتی۔ عمران نے مجھے فوراً معاف کر دیا تھا۔ میں نے ان کی بہن کو اپنے گلے سے لگایا اور اس سے بھی معافی مانگ لی۔ میں اس کی بھی گناہ گار تھی۔ عمران کی بہن میں واقعی بچپنا تھا۔ میرے گلے لگتے ہی اس نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن شاید وہ ہم نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اس نے میرے وجود کو کچھ ہی دنوں میں اپنا لیا تھا اور میں پچھلے اتنے عرصے سے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی اور اسے جان چھڑانے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ آج میں اور عمران اس کا ہاتھ تھامے آئس کریم کھانے آئے تھے اور باتیں کرتے ہوئے آج ہم دونوں کی نظریں ہی اس پر تھیں، کیونکہ اب بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ آئس کریم کھاتے کھاتے اس نے ایک چمچ میری طرف بڑھایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واقعی ہم نارمل انسانوں سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔